हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम डीसी मोटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूपी पीसीएल में कई बार पूछे गए प्रश्न हैं, तो आज हम इनको देखेंगे। सभी टेक्निकल एग्जामों में ये प्रश्न अधिकांशतः पूछे जाते हैं। आज हम इन सभी प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, आज हम पहला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा कि विद्युत मोटर संचालन के लिए विद्युत धारा के कौन से प्रभाव का उपयोग करती है। कह रहा दोस्तों, विद्युत चुंबकीय प्रभाव को, रासायनिक प्रभाव को, तापीय प्रभाव को, सभी। तो दोस्तों, मोटर संचालन के लिए विद्युत धारा के कौन से प्रभाव का उपयोग करता है। तो दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, विद्युत चुंबकीय प्रभाव का प्रयोग करता है। दोस्तों, रासायनिक प्रभाव, बी ऑप्शन रासायनिक प्रभाव दिया गया है। तो रासायनिक प्रभाव जो होता है वो बैटरी एवं सेल में होता है, और तापीय प्रभाव जो होता है हीटिंग एलिमेंट एवं जो है बल्ब में जो आपका आता है 100 वाट का, तो उसमें जो है तापीय प्रभाव होता है। हीटर में आपका तापीय प्रभाव होता है, तो सोल्डर में आपका तापीय प्रभाव होता है। इन सभी में तापीय प्रभाव का गुण होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, एक धारा प्रवाहित कुंडली एक चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित है, बल का अनुभव करती है, यह नियम दिया जाता है। दिष्ट धारा मोटर, दिष्ट धारा जनित्र, डायनेमो, एसी धारा उत्पादक। तो दोस्तों, धारा प्रवाहित कुंडली एक चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित है, बल का अनुभव करती है, तो यह नियम दिया जाता है। किसमें दिया जाता है। तो दोस्तों, ए ऑप्शन आपका राइट है, दिष्ट धारा मोटर में दिया जाता है। दिष्ट धारा जनित्र आपका विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। डायनेमो एक छोटा जनरेटर है, और एसी धारा उत्पादक यानी अल्टरनेटर है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। तीसरा प्रश्न आपका है, डीसी मोटर का प्रारंभिक प्रतिरोध कितना होता है। डीसी मोटर का प्रारंभिक प्रतिरोध कितना होता है। तो दोस्तों, ए ऑप्शन है बहुत उच्च होता है, बी ऑप्शन लगभग 200 ओम होता है, और सी ऑप्शन है बहुत कम होता है, और डी ऑप्शन दोस्तों है 250 ओम से 300 ओम होता है। तो दोस्तों, डीसी मोटर का प्रारंभिक प्रतिरोध जो होता है दोस्तों बहुत कम होता है। क्यों होता है दोस्तों। तो शुरुआती प्रतिरोध आर्मेचर प्रतिरोध के कारण होता है। शुरुआती प्रतिरोध जो होगा दोस्तों आर्मेचर प्रतिरोध के कारण होता है। तो इसमें जो डीसी मोटर का प्रारंभिक प्रतिरोध होता है, जो दोस्तों शुरुआती प्रतिरोध या प्रारंभिक प्रतिरोध, तो आर्मेचर प्रतिरोध के कारण होता है। तो दोस्तों, आर्मेचर प्रतिरोध कितना होता है, 1 ओम से कम होता है। तो इसलिए हम सी ऑप्शन को टिक करेंगे, बहुत कम होता है, या कह सकते हैं 1 ओम से कम होता है। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा दोस्तों, एक चुंबकीय क्षेत्र में एक सुचालक के घूर्णन द्वारा प्रेरित ईएमएफ होगा, स्थैतिक होगा, गतिशील होगा, एवं भी दोनों होगा, और ऋणात्मक होगा। तो दोस्तों, इसमें आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, जो प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न होता हो गतिशील होता है। गतिशील ईएमएफ डायनामिक इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। स्थैतिक क्या होता है, ये घर्षण के कारण है, तो घर्षण के कारण स्थैतिक विद्युत उत्पन्न होता है। ए व बी दोनों, तो ए व बी दोनों नहीं होगा, ऋणात्मक नहीं होगा, तो ये डायनामिक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, यानी गतिशील होगा। ये जो प्रेरित ईएमएफ होगा दोस्तों, तो ये गतिशील होगा, गतिशील होगा। आइए कुछ पॉइंट देखेंगे इसमें। आप लोग नोट कर लिए हैं, इसको देख लीजिए। आइए इसमें कुछ जो है हम पॉइंट देखेंगे। आइए देखते हैं पॉइंट क्या है।
चुंबकीय गतिशील, तो गतिशील ईएमएफ होता है। 4 नंबर प्रश्न है, गतिशील ईएमएफ, गतिशील ईएमएफ होता है इस तरह से। हमारा गतिशील ईएमएफ है दोस्तों, E बराबर होता है BL साइन थीटा, साइन थीटा। तो दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान बढ़ेगा तो ईएमएफ का मान बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगी तो ईएमएफ का मान दोस्तों बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा तो दोस्तों ईएमएफ का मान बढ़ेगा। साइन थीटा, तो जैसे मान लीजिए आपका जो इसमें चालक है यदि लंबवत है, लंबवत यानी 90 डिग्री है, तो साइन 90 का मान 1 होता है। इस तरह से ईएमएफ का मान लंबवत पे जो है ईएमएफ का मान जो है अधिकतम हो जाएगा, और समांतर में जो है जब समांतर होगा, चालक समांतर हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, गतिशील ईएमएफ जो होगा वो दोस्तों शून्य हो जाएगा। लंबवत होने पर, लंबवत में जो है अधिकतम ईएमएफ होगा, अधिकतम ईएमएफ, और समांतर होने पर शून्य हो जाएगा। ये होता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है, जब मोटर का आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करता है तो, जब मोटर का आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करता है तो यह बल की चुंबकीय रेखाओं को काटता है, चुंबकीय बल रेखाओं को काटता है, और फिर इसमें प्रेरित होता है। तो दोस्तों क्या प्रेरित होता है, जब घूर्णन करता है, बल की चुंबकीय रेखाओं को काटता है, तो इसमें क्या प्रेरित होगा, तो दोस्तों इसमें क्या प्रेरित होगा, विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। क्या होगा, विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न आपका है, डीसी मोटर के चालकों के घूमने की दिशा पता लगाने के लिए, डीसी मोटर के चालकों के घूमने की दिशा का पता लगाने में कौन सा नियम का प्रयोग हम करते हैं। ए ऑप्शन दाएं हाथ का नियम, बी ऑप्शन बाएं हाथ का नियम, सी ऑप्शन है किरचॉफ का नियम, डी ऑप्शन है सभी। तो दोस्तों इसमें जो आपका होगा, डीसी मोटर में चालक घूमने की दिशा, घूमने की दिशा, तो दोस्तों इसमें बाएं हाथ का नियम हम लगाएंगे। किसका नियम लगाएंगे दोस्तों, बाएं हाथ का नियम लगाएंगे। आइए इसमें हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं। फ्लेमिंग का नियम, फ्लेमिंग ने 2 नियम दिया, फ्लेमिंग ने जो है 2 नियम दिया है। एक दोस्तों दिया है दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम दिया, एक बाएं हाथ का नियम इन्होंने दिया। बाएं हाथ का नियम, तो दाएं हाथ का नियम कहां प्रयोग होता है दोस्तों, जनित्र में यानी जनरेटर में उपयोग होता है, जनरेटर में। और बाएं हाथ का नियम दोस्तों मोटर में प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, और दाएं हाथ का नियम इसमें विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने में करते हैं, विद्युत वाहक बल की दिशा, विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने में करते हैं, ज्ञात करने में। और मोटर में जो है चालक के घूमने की दिशा, चालक के घूमने की दिशा ज्ञात करते हैं। इससे किससे दोस्तों, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से चालक के घूमने की दिशा ज्ञात करते हैं। ये होता है। इन दोनों में अंतर क्या है दोस्तों, दाएं हाथ का नियम जो है, जब हम, ये हमारा दायां है, जब हम दाएं या बाएं में दोनों में, जब हम सभी इन तीनों अंगुलियों को, अंगूठा,
एवं तर्जनी और मध्यमा उंगली को इस प्रकार रखें कि ये तीनों उंगलियां एक दूसरे के समांतर हों। तब जो है दाएं हाथ में जो होगा अंगूठा ये चालक की दिशा को, तर्जनी जो होगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और जो मध्यमा उंगली होगी यह विद्युत वाहक बल की दिशा को इंगित करेगा। और इसमें दोस्तों क्या है, ये भी अंगूठा चालक की दिशा को और तर्जनी उंगली जो है चुंबकीय फील्ड की दिशा को, और मध्यमा उंगली जो है ये करंट की दिशा को बताएगा। दाएं हाथ में विद्युत वाहक बल की दिशा, बाएं हाथ में जो मध्यमा उंगली होगा वो करंट की दिशा को बताएगा। यही अंतर है दोस्तों। तो इसमें जो है करंट की दिशा होती है, ये इसमें जो मध्यमा उंगली होगी इसमें करंट की दिशा बताएगी, ये मध्यमा उंगली दाएं हाथ के नियम में विद्युत वाहक बल की दिशा को बताएगी। यही इसका जो है लॉजिक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, तो आपका इसमें राइट हो गया बाएं हाथ का नियम। कह रहा है यदि 230 वोल्ट डीसी मोटर को 230 वोल्ट एसी से जोड़ दें तो क्या होगा। बिना समस्या के चलेगी, रुक जाएगी, जल जाएगी, कम दक्षता एवं स्पार्किंग के साथ चलेगी। तो दोस्तों आपका डी ऑप्शन राइट है, कम दक्षता एवं स्पार्किंग के साथ चलेगी। क्या है, कम दक्षता एवं स्पार्किंग के साथ चलेगी। यदि कोई डीसी मोटर है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 है, कह रहा है यदि कोई डीसी मोटर है 230 वोल्ट डीसी सप्लाई से चलता है, यदि उसे एसी सप्लाई दे देंगे तो वो कम दक्षता एवं स्पार्किंग के साथ चलेगी। लेकिन दोस्तों अगर कोई 230 वोल्ट की एसी मोटर है, अगर हम उसको 230 वोल्ट की डीसी सप्लाई दे दें तो क्या मोटर चलेगा? इसको आप लोग बताइए, क्या मोटर चलेगा? कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों मोटर रुक जाएगी। क्या हो जाएगी? मोटर रुक जाएगी, मोटर चलेगा नहीं। अगर एसी 230 वोल्ट एसी मोटर है तो उसको हम डीसी सप्लाई अगर हम देंगे तो वो मोटर हमारा नहीं चलेगा। इसको आप जान लीजिएगा। 230 वोल्ट एसी मोटर को 230 वोल्ट डीसी देने पर मोटर नहीं चलेगी। क्या होगा दोस्तों? मोटर नहीं चलेगी। इस प्रश्न का यही लॉजिक है। क्या है दोस्तों? मोटर नहीं चलेगी। डीसी सप्लाई देने से एसी मोटर नहीं चलेगी। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे। अभी बहुत प्रश्न देखना है। कह रहा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में बीच वाली अंगुली क्या बताती है? अभी हमने बताया कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में ये बीच वाली अंगुली क्या बताएगी। तो बीच वाली अंगुली जो है धारा की दिशा को धारा क्या बताएगी दोस्तों? कहाँ है प्रश्न? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में बीच वाली अंगुली क्या बताएगी? तो चालक में प्रवाहित धारा को बताएगी, चालक में प्रवाहित धारा को इंगित करेगी। लेकिन अगर दाएं हाथ की बात करें तो इसमें विद्युत वाहक बल की दिशा, विद्युत वाहक बल को बताएगी। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग समझ रहिएगा। अभी हमने समझाया था, इसमें समझाने की कोई जरूरत नहीं। कह रहा फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम ज्ञात करता है। फ्लेमिंग का वाम हस्त का मतलब हुआ दोस्तों बायां हाथ, बाएं हाथ का नियम। क्या हुआ? बाएं हाथ का नियम क्या ज्ञात करता है? चालक के गति की दिशा, जनित्र विद्युत वाहक बल की दिशा, चुंबकीय फ्लक्स की दिशा कोई नहीं। तो दोस्तों चालक के गति की दिशा को बताती है।
फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। लेकिन दाएं हाथ का नियम दोस्तों क्या बताता है? विद्युत वाहक बल की दिशा को बताता है। और दाएं हाथ का नियम जनरेटर में प्रयोग होता है और बाएं हाथ का नियम हमारा मोटर में प्रयोग होता है। कह रहा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा, तर्जनी एवं मध्यमा अंगुली दर्शाती है। तो देख लीजिए यहाँ इसका आंसर 10 नंबर का है। कह रहा है कि अंगूठा, तो दोस्तों अंगूठा जो होगा वो चालक के गति की दिशा, चालक के गति की दिशा को बताएगी। और तर्जनी अंगुली जो होगी, तर्जनी अंगुली दोस्तों जो बताएगी और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। लेकिन इसमें जो मध्यमा अंगुली है दोस्तों, बीच वाली अंगुली, मध्यमा क्या बताएगी दोस्तों? चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा। तो दोस्तों ऐसे आपका विकल्प में दिया रहेगा चालक के गति की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चालक में प्रवाहित धारा की दिशा। बी ऑप्शन दिया रहेगा चालक के गति की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और जो है ईएमएफ की दिशा। फिर ऐसे दिया रहेगा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ऐसे दिया रहेगा। तो उसमें आपको जो है विकल्प को टिक करना रहेगा। तो 10 नंबर प्रश्न का आंसर ये रहा। बस इसी में ये आपका क्या है? बाएं हाथ के नियम वाला है, बाएं हाथ के नियम वाला है। अगर इसी में दाएं हाथ का कर दे तो इसी के जगह क्या हो जाएगा? ईएमएफ में चालक में प्रवाहित वोल्टता, यानी चालक में जो वोल्टेज उत्पन्न होगा, तो वो आपका हो जाएगा इसमें वोल्टेज। मध्यमा इसमें वोल्टेज बताएगा दाएं में, लेकिन बाएं में चालक में प्रवाहित धारा को इंगित करता है। कह रहा है 11 नंबर प्रश्न आपका है, कम्यूटेटर का कार्य है एसी को डीसी में बदलना, डीसी को एसी में बदलना, डीसी को एक दिशीय डीसी में बदलना, एसी को एक दिशीय एसी में बदलना। तो दोस्तों आपका राइट इसमें तो 2 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। एसी को डीसी में बदलता है और डीसी को एसी में भी बदलता है कम्यूटेटर। लेकिन इसमें क्या है कि आपको इसमें एक ही टिक करना है। तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे? एसी को डीसी में बदलना। तो दोस्तों एसी को डीसी में बदलना किसमें होता है? एसी को डीसी में जो है 11 नंबर में एसी को डीसी में बदलना, एसी को डीसी में तो ये होता है दोस्तों जनित्र में कम्यूटेटर करता है। लेकिन डीसी को एसी में यह मोटर में होता है। तो इसमें आपको एक ही ऑप्शन टिक करना है, इसलिए एसी को डीसी में बदलना हम टिक करेंगे। अगर सी ऑप्शन में आपका दे दिया होता कि ए व बी दोनों, तो आपको तो उस ऑप्शन में आपको ए व बी दोनों टिक करके आना है परीक्षा में। अगर ए व बी दोनों ऑप्शन दे देता है, अगर ऐसे ऑप्शन देता है तो आप वहां एसी को डीसी में बदलना टिक करके आएंगे। 12 नंबर प्रश्न है कि मोटर में क्या शाफ्ट को उसकी जगह रखते हैं? एंड प्लेट, रॉकर आर्म, पोल शो, ग्रीस कप। तो दोस्तों एंड प्लेट ऐसे होता है दोस्तों, ऐसे होता है। तो जो इसमें क्या कह रहा है कि मोटर में शाफ्ट को, जो शाफ्ट लगा रहता है, तो यही एंड प्लेट, यही जो है इसी पे रखा जाता है, एंड प्लेट पे। ठीक है दोस्तों, तो एंड प्लेट का हम उपयोग वहां करेंगे। रॉकर आर्म क्या होता है? रॉकर आर्म क्या होता है दोस्तों? आइए देखते हैं रॉकर आर्म। पोल शो, रॉकर आर्म, और क्या है दोस्तों? ग्रीस कप ये है हमारा। तो पोल शो क्या होता है दोस्तों? चुंबकीय फ्लक्स को समान रूप से फैलाना,
फैलाना होता है, पोल शू का कार्य। और रॉकर आर्म क्या होता है दोस्तों? रॉकर आर्म ब्रुश के लिए काम में लेते हैं, ब्रुश के लिए काम में लेते हैं, काम में लेते हैं। ग्रीस कप क्या होता है? ग्रीस कप जो होता है दोस्तों, ये हमारा घर्षण में आसानी होती है, इससे घर्षण में काम में लेते हैं, घर्षण में काम में लेते हैं, घर्षण में काम में लेते हैं, ग्रीस कप घर्षण में आसानी होती है ग्रीस कप का उपयोग करने से। तो ये रहा आपका 12 नंबर प्रश्न। तो मोटर में 13 नंबर प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि मोटर में एक दिशीय बल आघूर्ण को डाड की सहायता से उत्पन्न किया जा सकता है। तो एक दिशीय बल आघूर्ण, आप लोग एक दिशीय बल आघूर्ण से कंफ्यूज मत होइएगा। कह रहा है एक दिशीय यानी डीसी को, एक मोटर में डीसी को डाड की सहायता से उत्पन्न किया जा सकता है। तो दोस्तों स्लिप से, ब्रश से, कम्यूटेटर, बी व सी दोनों थायरिस्टर। तो इसमें दोस्तों स्लिप नहीं होगा, बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, बी व सी दोनों। तो इस तरह से बी व सी दोनों आपका राइट हो जाएगा। कम्यूटेटर से धारा को कलेक्ट करके ब्रश के माध्यम से हम टर्मिनल को भेजते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसमें 14 नंबर प्रश्न आपका है, कह रहा है किसी विद्युत मोटर के पोल फेस और आर्मेचर के बीच का वायु अंतराल कम से कम क्यों रखा जाता है? तो दोस्तों प्रबल चुंबकीय क्षेत्र पाने के लिए। तो क्या है इसमें? कह रहा हवा का संचरण कम करने के लिए, गलत है। वायु संचरण बेहतर करने के लिए, गलत है। वायु से इसमें कोई मतलब नहीं है। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र पाने के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा? प्रबल चुंबकीय क्षेत्र पाने के लिए हम जो है आर्मेचर और पोल फेस के बीच का वायु अंतराल जो है कम से कम रखते हैं। ठीक है दोस्तों। घुमाव की उच्च गति पाने के लिए भी नहीं होगा। तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र पाने के लिए जो है हम पोल फेस और आर्मेचर के बीच में जो है वायु अंतराल को बहुत कम से कम रखते हैं। ठीक है दोस्तों। 15 नंबर पर कह रहा है कि डीसी मोटर की पोलैरिटी को डाड ब्रेकिंग के द्वारा उल्टा कर दिया जाता है। तो दोस्तों प्लगिंग, रीजनरेटिव, रियोस्टेटिक एंड डायनेमिक। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? प्लगिंग क्या होता है? इसमें दोस्तों प्लगिंग के दौरान जो होता है, इसमें जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो जो है रिवर्स हो जाता है। क्या होता है दोस्तों? इसमें चुंबकीय जो फ्लक्स होता है वो रिवर्स हो जाता है, इसलिए इसमें प्लगिंग का उपयोग किया जाता है। ब्रेकिंग प्लगिंग का उपयोग करने से चुंबकीय फ्लक्स जो है रिवर्स हो जाता है, जिससे हमारा मोटर जो है चलना बंद हो जाता है। तो इसलिए जो है इसमें प्लगिंग हमारा आंसर हो जाएगा। कह रहा डीसी मोटर की रेटिंग होता है केडब्ल्यू, किलोवाट, केवीए, एचपी, हमारा डी ऑप्शन है वोल्ट। तो ये आपका इसमें हो जाएगा एचपी, हार्स पावर। तो दोस्तों एक एचपी बराबर होता है 746 वाट। ये हमारा होता है ब्रिटिश में। ठीक है दोस्तों। और एक एचपी बराबर हमारा मीट्रिक में क्या होता है दोस्तों? कमेंट करके बताइए। 735.5 वाट होता है, ये हमारा होता है मीट्रिक में। केवीए जो किसका रेटिंग होता है दोस्तों? ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है और अल्टरनेटर की रेटिंग होती है। किसका होता है केवीए? ट्रांसफार्मर एवं अल्टरनेटर का रेटिंग होता है। वोल्ट क्या होता है? विभवांतर का मात्रक है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है दोस्तों? वोल्टेज या विभवांतर का मात्रक दोस्तों क्या होता है? वोल्ट होता है। किलोवाट क्या है दोस्तों? पावर का बड़ा मात्रक। तो दोस्तों किलोवाट का मतलब क्या हुआ? जैसे हम वाट में छोटा मात्रक और किलोवाट बड़ा मात्रक, ये हमारा होता है दोस्तों। आज ये रहा हमारा डीसी मोटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेशन। तो अगले सेशन में मिलते हैं। ये दोस्तों टेस्ट सीरीज नंबर 1 हो गया, क्योंकि आज से डीसी मोटर चलने लगा। ये चौथा जो टेस्ट सीरीज था आपका, पिछला टेस्ट सीरीज चौथा नंबर जो खत्म हुआ है डीसी जनरेटर का खत्म हुआ है। तो दोस्तों आप उसको जो है देखिए, बहुत ही मतलब आसानी से प्रश्नों को सॉल्व करवाया गया है। उसमें न्यूमेरिकल भी है,
2 लेक्चर में आपके न्यूमेरिकल को सॉल्व कराया गया है डिसीजन लेटर में, उसको सॉल्व करिए और इसको भी आप लोग साथ में कॉपी में अपने लिखते चलिए। मैं गारंटी कर लेता हूं कि जो है इसमें यूपीपीसीएल से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये जो आपका फ्लेमिंग का नियम इतना हम बताए हैं दोस्तों, ये 24 तारीख को पूछा गया है, 25 को फर्स्ट शिफ्ट में और 24 को फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में दोनों में पूछा गया है। चाहे आप अपनी जो है एग्जाम पेपर उठा के देख लीजिएगा, उसमें आपका पूछा गया है। तो ध्यान से इसको पढ़ना है। इसमें हमारी ही नहीं सबकी जो है पढ़ाई बहुत ही मजबूत होगी। टेक्निकल में आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप चुटकी में सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इसको आप लोग जो है पढ़िए, शेयर करिए। ग्रुप जो है डिस्क्रिप्शन में आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसमें आप लोग जाइए, जुड़िए। उसमें जो है आपको इन सभी का हो सकेगा तो मैं पीडीएफ भी बना के उसमें कॉपी पे लिख के पीडीएफ बना के उसमें हम भेज दूंगा, या इसका मतलब क्वेश्चन को लिख करके कॉपी पे फोटो खींच के हम उसमें जो है उस ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है इलेक्ट्रिकल एजुकेशन, यूट्यूब चैनल का भी नाम है इलेक्ट्रिकल एजुकेशन। उसमें जो आपका लिंक है इलेक्ट्रिकल एजुकेशन स्टडी मटेरियल के नाम से है, तो उसमें आपको टेक्निकल से संबंधित जो है मटेरियल मिलते रहेंगे। तो दोस्तों समय साथ बने रहिए इलेक्ट्रिकल एजुकेशन में। तो आप लोग स्वस्थ रहिए दोस्तों, मस्त रहिए। जय हिंद।